कलकत्ता में पढ़ाई। घरवाले को गुमान तक नहीं था कि भाग्य देवता कलकत्ता में सुभाष के लिए क्या छुपाए बैठा है। कस्बाई मोहल्ले में पले बड़े एक तरुण छात्र के लिए कलकत्ता की जिंदगी कोई मनमाफिक परिवर्तन था भी नहीं। महानगर वस्तुतः कितने ही होनहार युवकों की विनाश स्थली थी। लेकिन सुभाष कुछ दृढ़ विचारों और सिद्धांतों के साथ कलकत्ता आए थे। उनका निश्चय था कि लीक नहीं पीटेंगे और ऐसी जिंदगी अपनाएंगे जो उनकी अपनी आध्यात्मिक उन्नति और साथियों के उत्थान में सहायक हो। जीवन को गंभीरता से अपनाना उन्हें आता ही था और कॉलेज जीवन का प्रारंभ करते समय इस बात का पूरा एहसास था कि जीवन का एक अर्थ भी है और लक्ष्य भी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया था। बिना समय खोए कॉलेज खुलने से पहले ही उन्होंने उस आदर्शवादी दल से संपर्क साध लिया था जिसका दूत साल भर पहले उनसे कटक में मिला था। कॉलेज में कुछ नवाबी जातियों और राज व्यवस्था के चटुकारों के अलावा एक गुट था सीधे साधे पढ़ाकुओं का। दूसरा सुभाष का गुट था, खुद को रामकृष्ण विवेकानंद का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानने वालों का। और एक और गुट था क्रांतिकारियों का गुप्त गुट। सन 1913 में कटक छोड़ते समय सुभाष में नौसिखियापन था। उनमें आध्यात्मिकता का आग्रह था और समाज सेवा की धारणा काफी धुंधली थी। कलकत्ता में उन्होंने सीखा कि समाज सेवा योग साधना का ही अभिन्न अंग है और आधुनिकता मूलक राष्ट्र पुनर्निर्माण में समाज कार्य के दायरे में आता है। उनके दल वाले सिर्फ नए रंग रूट भर्ती करने के फिराक में ही नहीं रहते थे, बल्कि विशिष्ट महानुभावों से मेल जोल भी रखते थे तथा ज्ञानवर्धन एवं प्रेरणा के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी करते थे। उन दिनों उनके कल्पना पट पर एकदम खरे उतरने वाले नेता थे अरविंद घोष। सुभाष और उनके साथियों को अरविंद की जो बात बेहद भाती थी वह यह कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के मंच से वे वाम पक्षीय स्वर उठाते थे और स्वतंत्रता की मांग करते थे, जबकि अन्य नेता औपनिवेशिक स्वायत्ता शासन के हक में बोलकर ही संतुष्ट हो जाते थे। अरविंद के घनिष्ठ सहयोगी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी बड़ी प्रतिष्ठा मिली। यह अफवाह उन दिनों बड़े जोर से उड़ी थी कि अरविंद घोष पौंडुचेरी जाकर ध्यानमग्न हो गए हैं और 12 वर्ष बाद बुद्धत्व प्राप्त करके और पुनः अवतरित होकर भारत का राजनीतिक उद्धार करेंगे। किंतु सुभाष को अरविंद का रहस्यात्मक प्रमंडल नहीं, उनका लेखन, दर्शन और उनकी यौगिक समन्वय की धारणा प्रभावित करते थे। राजनीति से सीधा संबंध न होने तक सुभाष ने पीरों फकीरों से मेलजोल जारी रखा और स्वयं को तरह तरह के सामाजिक कार्यों में खपाए रखा। कॉलेज में पढ़ाई की उपेक्षा करने लगे क्योंकि अधिकांश लेक्चर उन्हें अरुचिकर लगते। वाद विवाद संबंधी आयोजनों, बाढ़ या अकाल राहत के लिए चंदे जमा करने और सैर सपाटे वगैरह पर बाहर जाने जैसे कामों में उनका रुझान बढ़ने लगा। ऐसी गतिविधियों ने उन्हें अपनी अंतर्मुखी प्रवृत्तियों को झटकने में बड़ी मदद पहुंचाई। समाज में मौजूद असमानता, एक ओर समृद्ध और दूसरी ओर असीमित अभाव के प्रति वे अधिकाधिक सचेत होते गए। इस चेतना ने उनमें व्यवस्था के प्रति विद्रोह भर दिया और वे सामाजिक संबंधों के मूलधारों पर चिंतन करने लगे। छुट्टियों में कटक गए तो वहां हैजा फैला हुआ था और जब वे सारे अंतर निषेध परे फेंक कर धूनी लड़कों की एक टोली में शामिल होकर परिचार्य अभियान पर निकले तो उनका सामना हुआ देहात के विभत्स यथार्थ से। आत्मचरित में वे कहते हैं, एक सप्ताह के इस अनुभव ने मुझे एक नई दुनिया दिखाई और मेरे सामने असली भारत, ग्रामीण भारत की तस्वीर नुमाया की, जहां धरती पर गरीबी विचरती है,
लोग भुनगों की तरह मर जाते हैं और व्यवस्था पर तारी है निरक्षरता। कटक के अंतिम स्कूली दिनों की तरह कलकत्ता के शुरुआती कॉलेज जीवन में भी वे साधु संधान करते रहे। प्रयोजन था कोई आचार्य या कोई गुरु मिल जाए। वैरागियों आदि से किसी भी तरह मिलने का जुगाड़ कर लेते और कईयों के सादा जीवन और उच्च विचारों से प्रभावित भी होते। अंततः 1914 के ग्रीष्म अवकाश में किसी को कुछ भी बताए बिना वे एक मित्र के साथ घर से निकल गए। दोनों ने उत्तर भारत के कई तीर्थ स्थलों, ऐतिहासिक स्थानों और पारंपरिक शिक्षा स्थानों का भ्रमण किया। वे कई आश्रमों में गए और साधु सन्यासियों से मिले। उनका मोहभंग तब हुआ जब उन्होंने पाया कि अधिकांश जगहों पर हिंदू धर्म के आधारभूत नियम आदि की बजाय अंधविश्वासों और निरर्थक कर्मकांड का बोलबाला है। पावन स्थलों में हिंदू धर्म के अलंबरदारों का जातिवाद और सांप्रवाद का धूर्ततापूर्ण अनुसरण करते देखकर सुभाष शन्न रह गए। इसी भ्रमण के दौरान सुभाष की भेंट रामकृष्ण मिशन वाराणसी में स्वामी ब्रह्मानंद से हुई, जो उनके परिवार को अच्छी तरह जानते थे। धर्मस्थल के तथाकथित धर्म प्राणों से साक्षात का पूर्वोपरांत प्राप्त अनुभव और ब्रह्मानंद जैसे व्यक्तियों से हुए विचार विमर्श के बाद ही सुभाष अपनी धार्मिक आस्थाओं को संतुलित कर सके। उनके माता पिता एवं अन्य परिजनों ने उन्हें गृह त्याग के कुछ सप्ताह बड़ी चिंता में गुजारे थे। आखिरकार जितने चुपके से वे भागे थे उतने ही चुपके से एक रोज लौट आए। कुछ ही दिन बाद उन्होंने मियादी बुखार ने दबोच लिया। वे अभी बिस्तर से ही लगे हुए थे कि प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। क्रांतिकारियों द्वारा कलकत्ता के विद्यार्थी वर्ग में अनवरत प्रचार के बावजूद सुभाष के जीवन में अभी तक राजनीतिक का कोई खास दखल नहीं था। वे अब भी गैर राजनीतिक पद्धति के आध्यात्मिक पुनर्जागरण एवं राष्ट्र पुनर्निर्माण के ही कायल थे। इसकी खास वजह यह थी कि कटक जैसे दूरस्थ नगर में अंग्रेजों की लाटसाही भी कलकत्ता जितने साफ नहीं थी। ब्रिटिश शासक कलकत्ता के स्याही सफेद पर जिनका पूरा दखल था, कदम कदम और हर स्तर पर भारतीयों का मान मर्दन करते रहते थे। रास्तों, रेलगाड़ियों और बसों वगैरह में वे जातीय हेकड़ी और उच्चता का प्रदर्शन करते हुए घूमते थे। भारतीय समाज के अतिशय सम्मानित और संस्कृत व्यक्तियों को भी वे विख्याति नहीं थे। जातीय विवादों में कानून भी भारतीयों के लिए बेकार था। अतः यह आम धारणा बन चुकी थी कि अंग्रेज केवल भौतिक बल की भाषा समझता है। ऐसे अनुभवों से सुभाष की राजनीतिक चेतना तो विकसित होती रही, मगर उनके राजनीतिक चिंतन को निर्णायक मोड़ देने के लिए यही काफी नहीं था। इसके लिए जरूरी था दुनिया भर का अनुभव। अखबारों से संसार भर की गतिविधि का लेखा जोखा लेने के बाद वे अपने सारे गृहस्थ मूल्यों का फिर परीक्षण करते और फिर जायजा लेते। उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि किसी भी राष्ट्र का जीवन खंड खंड नहीं बांटा जा सकता। भारतीय अपने जीवन जतन का एक हिस्सा अपने लिए रखकर दूसरा फिरंगियों को नहीं सौंप सकते। भारत की यदि एक आधुनिक सभ्य राष्ट्र बनना है तो भारतीयों को अनिवार्यता उसकी संपूर्ण मुक्ति के लिए संघर्ष करना होगा। राजनीतिक स्वाधीनता अभिवाज्य है और इससे भी ज्यादा किसी स्वाधीन राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सैन्य बल भी अवश्य चाहिए। कॉलेज जीवन के आगामी 2 वर्षों में सुभाष की दार्शनिक और राजनीतिक विचारधारा तीव्र गति से प्रौढ़ हुई और भीतर ही भीतर वे बेहद बदल गए। उनका अधिकांश समय अपने दल के साथियों के साथ ही बीतता था, जिनकी संख्या में ही नहीं गुणों में भी वृद्धि होती जा रही थी। नतीजा यह है कि 1915 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में वे उच्च श्रेणी पाने से रह गए। डिग्री कोर्स के लिए उन्होंने दर्शन शास्त्र का चयन किया, जो एक जमाने में उनका सपना था, और स्वयं को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। दर्शन शास्त्र ने उनकी बौद्धिकता
को अनुशासन और मस्तिष्क को समीक्षा क्षम गढ़न दी। वे मानने लगे कि सही अर्थों में बंधन मुक्ति व्यक्ति प्रमाण एवं तर्क के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सुभाष चंद्र बोस की आगे की पढ़ाई के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।